Our YouTube Hello, welcome to our YouTube channel Physics with Sagar Uday. Now we are going to study our third chapter of relation and functions, exercise 1.3, the composition of functions. But as we move in, as we move further, I would like to tell you that the binary operations has been deleted from your syllabus, so we are not going to cover it now. Let me revise first what we have studied in our previous classes. तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने पढ़ा था, तो इसके लिए कंडीशन थी ए बिलोंग्स टू आर किसी भी रिलेशंस के लिए, और उसमें हमने बाद में पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन, उसके लिए ए बिलोंग्स आर और A2 A3 बिलोंग्स टू आर था। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी होना चाहिए, ये मैंने थोड़ा आई वाज रियली मिस्टेक। सो A2 here it must be A1 A1 belongs to R. For transitive relation, that we have studied in previous classes, and in the type of functions we have studied about many functions, one functions, injective functions, surjective functions. So now we are going to cover our next topic, fog, means composition of functions. Composition of function से आप क्या समझते हैं अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। Yes, as we can definitely understand from the name composition. Composition means combining two functions to form a single function is known as composition of function. So let us consider as एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आ गया। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, इसको करते हैं मान लीजिए x+1। तो अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम इसमें एक टर्म लेते हैं एफ ऑफ फॉग एक्स। फॉग का मतलब इन दोनों को कंबाइन किया, मतलब फॉग, अगर हम लोग का फॉग निकालना हो मीन्स एफ इंटू जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है x+1, तो एफ में एक्स स्क्वायर में x+1 को इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जी एक्स है वो एफ में एक्स को रिप्लेस करेगा। तो जी एक्स क्या है x+1, तो इसी एक्स को ये रिप्लेस करेगा तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x²+1+2x। ये फॉग को डिटरमाइन कर रहा है। सिमिलरली इसी काइंड से आप पूरे चैप्टर्स में फॉग को निकालने वाले हैं। या तो गॉफ होगा, अगर गॉफ होगा ये कोई चीज़ तो इसको आप g इंटू एफ एक्स लिखेंगे। जहाँ तक समझते हैं यही है मेन पार्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। अगर इस आपको एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने एफ एक्स लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, कोई भी हो सकता है। हमने कंसीडर किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू x+1 अनदर फंक्शन है। तो अब अगर मुझे फॉग निकालना हुआ तो मैं एफ इंटू जी एक्स, फॉग ओ यहाँ रिप्लेस करता है, ये ओ को हम कहते हैं ऑपरेशनल टर्म। ऑपरेशनल टर्म को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे जी एक्स अनदर जो फंक्शन होता है जिसको हम इंसर्ट करने वाले हैं उसकी वैल्यू रखते हैं, और इसी x को अगर हम gx से रिप्लेस करेंगे तो gx की वैल्यू x+1 है। तो यहाँ फर्दर हमने रिप्लेस किया x को x+1 से, तो x+1 की यहाँ वैल्यू रखी और x²+1+2x फर्दर इसको एक्सपेंड कर दिया तो बन गया। तो इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है, इसमें अनदर टॉपिक है अपना इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इन्वर्टिबल फंक्शन से आप क्या समझते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शंस का अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो उससे सब कुछ तो क्लियर हो जाता है, तो उसको और अच्छे से समझाएंगे। पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए कि इन्वर्टिबल
functions are those functions which have a unique value for a single or unique output इनपुट मतलब क्या वैल्यू रखते हैं, उसके लिए जो वैल्यू आने वाली है फंक्शंस की वो एक सिंगल होगा। जैसे अब क्वाड्रेटिक, आप इसको मान लीजिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, समझिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ले रहा हूँ, तो अगर मैं एफ में 1 की वैल्यू रखूँ तो 1 + 1 2 आएगा। अब इसका ये तो नहीं है कि 1 का रखूँगा तो 3 आएगा, इसका आएगा अगर 1 रखूँगा तो 2 ही आएगा, ये फिक्स है कि 2 ही आएगा, 2 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो यही है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन ऐसा है कि आप कोई भी एक सिंगल वैल्यू रखिए, उसके लिए जो आउटपुट आएगा वो फिक्स होगा, उसके अलावा दूसरा कोई आउटपुट वो दे ही नहीं सकता। अगर आप या फिर टू -1 भी रखते हैं तो ये -1 + 1 0, और आप और कोई भी वैल्यू रखिए, कहाँ से आप देख लीजिए इसमें 0 आने वाला है, तो ऐसा तो आप समझ रहे होंगे कि 0 नहीं होगा। तो इसीलिए इन्वर्टिबल फंक्शंस, और यही ये पूरा डेफिनेशन भी कह रहा कि इन्वर्टिबल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच हैव अ यूनिक वैल्यू, जिसकी वैल्यू यूनिक होती है फॉर सिंगल और यूनिक आउटपुट इनपुट, क्योंकि आप कोई वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बट इसमें कुछ नोट्स लिख लीजिए, पहले कुछ नोट्स लिख लीजिए। नोट्स ये है कि मैनी वन functions are not invertible। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनी वन फंक्शंस इन्वर्टिबल क्यों नहीं होते, तो इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी मैनी वन फंक्शन ले लीजिए, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने x² ले लिया, कोई मैनी वन फंक्शन है, तो आप इसमें जब 1 रखते हैं तो ये 1 आएगा। अब यफ -1 रखते हैं फिर भी ये 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक डोमेन्स के लिए इसके दो डोमेन्स के लिए इसके एक सिंगल कोडोमेन्स है, मतलब एक वैल्यू आप 2 वैल्यू रख रहे हैं तो दे रही है एक सिंगल वैल्यू, इसी के लिए इसको कहते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है। मतलब जैसे अब 1 का इससे बना लिया, 1 हो गया, 1 की वैल्यू रखा, उसमें -1 1, तो हमारे पास रिलेशन बना ए और बी, जिसमें ये हमारा डोमेन है 1 -1 और ये हमारा कोडोमेन है 1 1। अब देख रहे हैं 1 1 ही होगा, क्योंकि एक सब में तो डिफरेंट डबल तो हो नहीं सकते। किसी सेट में अगर 2-3 एलिमेंट होते हैं सिंगल, तो उसके मिला के 1 ही लिखा जाता है ना। तो 1 की भी इसी के साथ क्रॉस फिगर होगा, -1 की भी, तो एक डोमेन, 2 डोमेन्स की एक सिंगल कोडोमेन बन रहे हैं, इसीलिए मैनी वन फंक्शन है। और इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शंस का हमने डिफिनीशन पढ़ा है कि इनका एक सिंगल और यूनिक वैल्यू होती है, किसी सिंगल और यूनिक आउटपुट इनपुट के लिए होती है। और अपना सेकेंड नोट लिख लीजिए, कि 1 1 फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल क्यों होता है, तो इसको भी हम लोग जानते हैं कि एक कोई सिंगल डोमेन के लिए एक सिंगल कोडोमेन होगा, क्योंकि इसकी एक वैल्यू जो होगी उसके लिए फिक्स होते जाएगी वैल्यू। जैसे हमने नहीं लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, तो मतलब ये कोई भी कोडोमेन सेम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये इन्वर्टिबल हैं। तो लिख लीजिए कि 1 1 फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। और थर्ड एक और हेडिंग लिख लीजिए कि मैनी वन onto are not invertible but 1 1 onto are invertible। तो मैनी वन ऑन टू क्यों इन्वर्टिबल नहीं होता, इसका भी कारण है, क्योंकि जब मैनी वन फंक्शंस ही इन्वर्टिबल नहीं है
तो आप चाहे जितने भी बना लीजिए, आप जितने भी डोमेन्स, आपका सबके साथ कनेक्टिविटी तो रहेगी ऑन2 में, लेकिन आप जितने भी बना लेंगे उसका अगर किसी एक का भी इंडिविजुअल का भी डबल वैल्यू देने लगेगा तो इसका मतलब तो उसकी कोई यूनिक सोल्यूशन तो ही नहीं, तो इसलिए इन्वर्टिबल नहीं होता। और 1 1 में आप जानते हैं कि सबकी वैल्यू की सिंगल एक कोई यूनिक वैल्यू होगी, भले से हम सब कोडोमेन्स जोड़े हैं, लेकिन तब पर भी सबके लिए तो ईच इंडिविजुअल वैल्यू होने वाली है, तो इसलिए ये फंक्शंस इन्वर्टिबल कहे जाते हैं। तो अगर आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3। सो अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने के लिए फंक्शंस को। जैसे 1 फंक्शन है, इसको कैसे आप समझेंगे। तो 1 फंक्शन 1 से पता ही चल रहा है कि एक तो इसका मतलब हर कोडोमेन्स का एक ही के साथ वैल्यू होता जाएगा। इधर के जितने भी डोमेन्स हैं इधर के सारे डोमेन्स का उधर के कोडोमेन्स की उसके कम भी हो सकते हैं। मतलब जैसे उसी से बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए फिर बी मान लीजिए 1 2 3, यहाँ 4 5 6 7। तो यहाँ इधर से तो इसमें जोड़ लिया, इसमें जोड़ लिया, इसमें जोड़ लिया। ये जरूरी नहीं है कि इसमें भी हो, क्योंकि अगर इसमें हो जाएगा तो मैनी वन से चला जाएगा। इसीलिए ये 1 फंक्शन है। 1 मतलब सिर्फ अकेला, इसका एक इंडिविजुअल रिलेशन रहेगा दूसरे सेट्स के साथ। और अब मैनी वन के लिए मतलब मैनी से पता चल रहा है नाम सही कि बहुत ज़्यादा, तो मतलब इसी सेट में 1 2 3 4 5 6 7 में ये 1 4 से भी बना लेगा, इससे भी बना सकता है, इससे भी बना सकता है, एक से ज़्यादा किसी से भी बना लेगा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बना दिया। तो अगर एक से ज़्यादा बना रहा है, कोडोमेन्स दिखा रहे हैं दो वैल्यू कोई, सिंगल कोडोमेन दिखा रहे हैं दो डोमेन्स कोई, तो इसका मतलब मैनी वन फंक्शन है। और उसके बाद ऑन टू मतलब समझ रहे हैं किसी के ऊपर चढ़ा हुआ होगा, मतलब ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, मतलब तब समझिए ऑन टू ये सिंपल है। ऑन टू इसमें क्या, ये ऑन टू पहली बात तो ये जान लीजिए कि एक और अच्छा नोट्स भी आपको बताऊंगा। 2 3 4 5 6 7 ये ऑन टू ये और ये ऐसा हो जाएगा, इसको कम कर लीजिए। अगर इसका 2 का 5 के साथ हो गया तो फिर से बनाते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 1 समझिए, डिफ्रेंशिएट करिए कि 1 1 ऑन टू क्या होता है, मैनी वन ऑन टू क्या होता है। तो अगर ये सिंगल सभी से, लेकिन मिलना तो सभी से चाहिए, क्योंकि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई होता है डोमेन्स का, कोडोमेन्स इक्वल होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सब इंडिविजुअल एक दूसरे से कनेक्ट है और सारे कनेक्ट है, तो इसलिए ऑन टू 1 1 ऑन टू। अब यही अगर मैनी वन ऑन टू होता तो यही एक से ज़्यादा 2 से कनेक्ट हो जाते, मतलब ये 2 की वैल्यू इसमें हो जाती, मतलब कोई दो कोडोमेन्स की कोई दो डोमेन्स की वैल्यू एक कोडोमेन्स की हो जाती है, एक मैनी वन ऑन टू हो जाता। अब एक नोट लिख लीजिए, कि 1 1 और मैनी वन फंक्शंस कैन बी ऑन टू, can't be on to, but every on to 1 1 और can be on to होगा, क्योंकि कोई भी 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन ऑन टू हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑन टू, हर ऑन टू फंक्शन 1 1 और मैनी वन नहीं होता। ये लिख लीजिए, कैंट भी 1 1 और मैनी वन। तो अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है, लेट एफ, कोई एफ दिया है, फंक्शन 1 3 4, किसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है 1 2 5, और एक और जी फंक्शन दिया है 1 2 5। अब इसका रिलेशन बन रहा है 1 3 के साथ। तो जब ये रिलेशन बना तो ये हो गया एफ। तो ये जब रिलेशन बना तो ये नया आया 1 2 3 5 4 1, और ये जो जी आया ये हुआ 1 3 2 3 5 1। तो इसमें गॉफ पूछ रहे हैं, गॉफ क्या होगा। तो गॉफ तो इजी तरीके से निकाल सकते हैं पहले, लेकिन इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये हुआ क्या। तो यहाँ एक सेट बनाते हैं एफ का, एफ ए सेट बनाते हैं और एक बी सेट। ए को मान लीजिए 1 3 4 है, 1 3 4, बी को 1 2 5। तो इनका कहना है कि 1 2 के साथ एक ग्राफ बनाया, तो एफ 1 का 2 के साथ रिलेशन बन गया, 3 का 1 के साथ रिलेशन बन गया, 3 का 5 के साथ रिलेशन बन गया, और 4 का 1 के साथ रिलेशन बन गया। तो यही फंक्शन एफ है। अब यही जी बनाने के लिए फिर एक ले लीजिए, फिर ये भी ले लीजिए। जी का इसमें 1 2 5 1 3 है, 1 का 3 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया, 5 का 1 के साथ रिलेशन बनाया। तो ये है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो ये F1 है, Fx पहले मानते हैं, ये Fx हो चुका है। तो F1 जो है इसकी वैल्यू 2 है, F3 की वैल्यू 5 है, F4 की वैल्यू 1 है। समझ सकते हैं क्योंकि आपको ये फिगर तो क्रॉस सीधा दिखाई दे रहा है। और G1 की वैल्यू 3 है, G2 की वैल्यू 3 है, G5 की वैल्यू 1 है। तो अब हम लोग आगे गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ से हम क्या समझते हैं, गॉफ मीन्स ऑपरेशनल टर्म यहाँ हटाएंगे तो क्या लिखेंगे GFX। तो GF1 के लिए क्या होगा गॉफ, F1 के लिए G ऑफ F1, और F1 इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला है, F1 इज इक्वल टू 2 है। तो G2 F1 इज इक्वल टू क्या है, F1 इज इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा है कि 2 है, ये दिया हुआ है, रिलेशन से भी देखा हमने। तो अब अभी G2 पूछ रहा है। अब G2 की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, G2 की वैल्यू 3 है, ये देखिए रिलेशन से लिखा हुआ है। अब सिमिलरली GF2 निकालेंगे। F2 की वैल्यू कितनी है, GF2, F2 तो है ही नहीं, तो F2 का कुछ तो नहीं निकलेगा, G0 भी कुछ है नहीं। अब ये पूछा है GF3 निकालेंगे। तो F3 की वैल्यू कितनी है 5, तो G5 निकालेंगे, और G5 की वैल्यू कितनी है 1। यही सीधा सिर्फ पुट करना है आपको वैल्यू, और कुछ करना नहीं इसमें। और आप GF4 तो है, तो 4 की गॉफ निकालेंगे। F4 की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं 1 है, तो G1, और G1 की वैल्यू कितनी है 3। सिमिलरली गॉफ निकल गया। यही है, आंसर बनता जाएगा, गॉफ ऐसे निकलता जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आगे ऐसे करते जाएंगे तो आपका वैल्यू निकलता जाएगा। आपको सेकंड वाला कई लोग पूछते हैं, कहते हैं कि टफ है, लेकिन ये तो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे ही तो है। अगर आप सेकंड वाला देखिए, इसमें जो F है वो भी R टेंडिंग टू R है, जो G है ये भी R टेंडिंग टू R, मतलब R से R तक है, R से मतलब रियल नंबर ही बनेगा। H टेंडिंग जो है R, यह सब्जेक्ट R टेंडिंग टू R है।
तो इसमें बोलें कि इसको प्रूव करिए कि एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस एफ जी ओ एच, तो सीधा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एफ प्लस जी ये ऑपरेशनल टर्म है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, इतना तो पता ही है हम लोग को। तो ऑपरेशनल टर्म है, तो हम लोग ने सुना है कि ऑपरेशनल टर्म हटाते हैं तो एच के साथ उसका फंक्शन बनता है एक्स का। तो एफ प्लस जी ओ एच पहले लिख लिया इसको। अब ऑपरेशनल टर्म हटने वाला है, हम लोग ने पहले ही पढ़ा है। तो एफ प्लस जी ऑपरेशनल टर्म हटा तो ये एच एक्स बनेगा, कुछ भी एक्स वाई जो भी मान सकते हैं, तो हम लोग को मानना है ना। तो अब इसके बाद देखिए, तो अब इसका मल्टीप्लाई करिए एफ इंटू एच एक्स। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो ये g इंटू एच एक्स बनेगा। अब जानते हैं अगर मैं इसको फिर हटाऊंगा तो मेरे पास ऑपरेशनल टर्म आने वाला है, तो ये हो जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो ये हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये प्रूफ हो चुका कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो पहला प्रूफ हो चुका है। अब अपने पास सेकेंड कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ता है। अपने पास सेकेंड है कि एफ इंटू जी ओ एच ऑपरेशनल टर्म एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। सब देख के डर जाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, एफ ओ एच जी ओ एच ऑपरेशनल टर्म ले लीजिए। ऑपरेशनल पहले इसको साइड, पहले इसको हटाते हैं, एफ इंटू जी एच एक्स करते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर कोई चीज़ की वैल्यू बनती है तो फॉग या गॉफ में बनेगी एच एक्स। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेशनल टर्म हटाया, ये एफ ओ एच हो जाएगा इंटू जी ओ एच हो जाएगा। ये उसके जैसा है कि नहीं, तो सीधा मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब अपना थर्ड क्वेश्चन आता है। अब थर्ड न करके अब पांचवा पे सबको काफ़ी डाउट रहता है। तो पांचवा अपना फंक्शन है पहला, इसमें पूछा है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबको डाउट रहता है। तो इसमें लिखा है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो ये पूछ रहा है कि आप देखिए कि ये फंक्शंस जितने भी दिए हुए हैं 3, 1, 2, 3, ये इनवर्स फंक्शंस हैं कि नहीं। तो सीधी सी बात है, एक ये पहले में दिया है एफ 1, 2, 3, 4, कह रहे हैं कि इसका रिलेशन बना रहा हूँ मैं 10वें के साथ। एक एलिमेंट है जिसका एक सेट है जिसका एलिमेंट 10 है, तो इनका जो रिलेशन बना देखिए 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। तो आप इससे सीधा समझ सकते हैं कि हमने इन्वर्टिबल फंक्शंस की डिफिनीशन पढ़ी है कि इसकी कोई भी जो वैल्यू आती है वो यूनिक आती है। इसके एक वैल्यू के लिए डिफरेंट कोडोमेंस नहीं हो, डिफरेंट सेम कोडोमेंस नहीं होंगे डिफरेंट डोमेन्स के लिए। तो इसका मतलब सीधा पता भी चल रहा है कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शंस। तो सीधी सी बात है कि मैनी वन ऑन टू फंक्शंस तो हमारे इन्वर्टिबल होते नहीं, तो इसका मतलब है इट वुड नॉट बी इन्वर्टिबल। सिमिलरली अगर हम सेकेंड को देखें, सेकेंड में भी आप अगर इस समय बुक्स लेके बैठा करिए साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी 5, 6, 7, 8 दिया इसका। तो हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जी सच दैट 5, 6, 7, 8 है, इसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पे जी बना लीजिए, जी का ए सेट मान लीजिए, इसको बी सेट मान लीजिए। डायरेक्ट फिगर से समझते हैं।
ताकि आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो ए के जितने भी पार्ट हैं 5 6 7 8 6 7 8, बी के कितने पार्ट हैं, इसको हमने बी माना तो 1 2 3 4। अब ये इसको रिलेशन देखिए, अब इसका रिलेशन 5 का रिलेशन 4 के साथ बना रहे हैं। चलिए ठीक है, छठवें का तीसरे के साथ, तो ये भी ठीक है। अभी तक तो हमारे इन्वर्टिबल के लिए कंडीशंस तो बनते जा रहे हैं। अब सातवें का 4 से बना रहे हैं। अब यही इसी को देखिए, 7 का रिलेशन 4 के साथ, सीधा बात, दो डोमेन्स के लिए एक सिंगल कोडोमेन, मतलब 2 वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, उसका वैल्यू जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो तो सिर्फ सिंगल आउटपुट है। मतलब इसका मतलब तो कुछ कि ये इन्वर्टिबल की कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सीधा हम लिखेंगे कि भाई ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा था, ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। अब हम सिमिलरली तीसरे को देखेंगे। तीसरे मैपिंग करते जाइए, ज़्यादा फायदा होगा। फिर इसके एक सेट मान लीजिए, फिगर से समझेंगे और अच्छा रहेगा, बस समझ में आना चाहिए। 2 3 4 5 और एक 7 9 11 13। अब इसको देखा, 2 का रिलेशन 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 4 से 11, 4 का 11 के साथ, और 5 का 13। तो हम सीधा देख रहे हैं कि ये 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा। और क्यों? क्योंकि सबकी एक इंडिविजुअल डोमेन के लिए एक इंडिविजुअल कोडोमेन है, मतलब एक वैल्यू आ रही है, तो ये यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल तो है, ये तो सीधा देखा जा सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि जिसका कॉन्सेप्ट मैंने तभी आपको बाद में नहीं पढ़ाया, इसलिए पहले नहीं दिया, किस लिए कि आप इसको जब वैल्यू डायरेक्ट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप करिए 14वां क्वेश्चन, बुक्स खोल लीजिए। लिखा है लेट एफ आर सच दैट -4/3 टेंडिंग टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx = 3x 4x 3x + 4 अपॉन 3x + 4। तो आप इसमें देखिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। एक अपने पास फंक्शन है fx = 4x 3x + 4। तो हमारे लिए कंडीशन ऑफ इनवर्स ये है, कंडीशन ऑफ इनवर्स किसे कहते हैं? कंडीशन ऑफ इनवर्स ये है कि जब हम किसी भी फंक्शन की fx वैल्यू को y के टर्म में लिखते हैं, उसका जो fx है उसको उसकी वैल्यू के टर्म में लिखते हैं, उस दूसरे फंक्शन को पूरा इंटरचेंज करके, तो वही जो कंडीशन आती है वो इनवर्स है। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? मान लीजिए fx को y मान लिया, तो ये 4x/3x + 4 हो जाएगा। अब ये हो गया y 3x + 4y = 4x। अब यहाँ हो गया 3x - 4x 3xy - 4x प्लस 4y = 0 है। तो अब हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3y - 4 + 4y = 0। तो x = हो जाएगा -4y अपॉन 3y - 4। सीधा समझ सकते हैं। तो अब इसी x की, अब देखिए कहीं दिया है कि यह -4y जो दिया है, तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन 4 - 3y। आप देखिए बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।